नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं और न ही उनके नाम पर ऑफिशियली कोई ऐलान हुआ है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि या कहें कि समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। लेकिन फिर भी इस वक्त राजनीतिक गलियारों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही दिख रहा है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता के सूत्रधार ही नहीं होंगे, बल्कि उनका नेतृत्व करने का और कांग्रेस का जिम्मा उठाने के लिए भी वो तैयार हो रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज राहुल गांधी ने शरद यादव से मुलाकात की है। शरद यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राजद में किया है और इस मौके पर शरद यादव ने कहा था कि देश में इस वक्त मजबूत विपक्षी एकता की ज़रूरत है। लालू प्रसाद यादव के साथ 25 साल बाद साथ आकर शरद यादव ने ये संकेत दिए थे कि अब विपक्ष के सभी दिग्गजों के हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी पिछले दिनों दिल्ली के दौरे पर थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी से भेंट की। उनके साथ कुछ और विपक्षी नेताओं से भी मिले थे। अब शरद यादव से मिलकर राहुल गांधी ने इन कयासों को और हवा दे दी है कि यूपीए को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ बीजेपी से चुनावी मुकाबले के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसे राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर घेर भी रहे हैं, यानी बीजेपी को घेर रहे हैं। आज शरद यादव से मुलाकात के बाद जब मीडिया से राहुल गांधी मुखातिब हुए तो उन्होंने श्रीलंका की तरह भारत का भी सच सामने आने की बात कही है, क्योंकि जिस आर्थिक बदहाली से आज श्रीलंका गुजर रहा है वो नौबत मोदी सरकार में भारत की भी हो सकती है। और इसी तरह राहुल गांधी ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को लेकर के चीन की रणनीतियों का खुलासा भी किया है कि कल को चीन लद्दाख और अरुणाचल के नाम पर भारत के साथ वही खेल खेल सकता है जो वहां लुगांस्क में और दनेस्क में हो रहा है, यूक्रेन में। राहुल गांधी की इन बातों से अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि वो भावी नेतृत्व की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन देश के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि मोदी सरकार को देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आज आरबीआई ने भी कह दिया है कि महंगाई और बढ़ेगी। उधर देश में हेट स्पीच के रोज नए नमूने सामने आ रहे हैं। सरकार न महंगाई रोक रही है, न नफरत पर उसका काबू है। आज अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 14 दिन में 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। कांग्रेस का ध्यान नफरत पर नहीं है, महंगाई पर नहीं है। कांग्रेस न कहें, कांग्रेस का ध्यान तो है, लेकिन मेनली बीजेपी का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। मगर कौन किस भाषा में बात करे इस पर जरूर है। अभी हल्दीराम के नमकीन पैकेट पर अरबी में क्या कुछ लिखा है अभी आपने देखा, और इसे लेकर एक माइकधारी लड़की ने काफी बवाल मचाया था और उसके बॉस ने बाद में अपने स्टूडियो में बवाल मचाया था। यह सब आपने देखा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी बोलने को लेकर जोर दिया है। संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है, डिसीजन किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और ये निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को और बढ़ाएगा। उन्होंने सदस्यों को बताया है, राजभाषा समिति के सदस्यों को, कि मंत्रिमंडल का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। तो अमित शाह के इस बयान से फिर विवाद खड़ा होना तय है, ये जरूर मानिए, क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को लेकर वैसा माहौल नहीं है। कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी का चलन ज्यादा है और यहाँ सवाल हिंदी से ज्यादा हिंदी थोपने का है इस देश पर, क्योंकि इससे फिर समाज में बंटवारे का माहौल बनेगा। तो एक तरफ बीजेपी अब भी फूट डालकर राज करने की नीति पर चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी एकता की कोशिश में लगी है। किसकी कोशिश होगी कामयाब? और इन सब के बीच राहुल गांधी और शरद यादव की मुलाकात से क्या 2024 में विपक्ष की राह को सत्ता के लिए आसान बना पाएगा? ये राह बना पाएगा ये मुलाकात जो है वो? क्या राहुल ने कर ली है 2024 की तैयारी? आज इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और चर्चा के लिए इस वक्त कुछ खास हमारे साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और
आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 4 साथी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार 2 नए साथी हमारे जुड़े हैं, आज उन दोनों से भी परिचय करवाऊं। हमारे साथ कुमार भावेश जी हैं, कुमार भावेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब भली भांति उनसे शायद परिचित होंगे, नेट विजन और अमर उजाला के संपादक रह चुके हैं। भावेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजुल भारद्वाज जी, जो रंगकर्मी हैं, एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंगकर्मी का नाम ले अभी चर्चा हम कर रहे थे, और सीधी की घटना और मध्य प्रदेश की घटना, ये जब कार्यक्रम शुरुआत किया हमने, जब कर रहे थे तब हमने थोड़ा सा हंसी मजाक में कह रहे थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि मंजुल भारद्वाज जी रंगकर्मी हैं, तो रंगकर्मियों से जो पैगाम जाता रहा इस देश के आवाम को, वो पैगाम आज भी देने की कोशिश, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश भी खूब चल रही है। खैर, लेकिन यहाँ हम जुबान खोलकर अपनी बातें रखते हैं, और मंजुल जी भी हमारे साथ अपनी बातें रखने के लिए मौजूद हैं। मंजुल जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। कुछ देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम में अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जो है हम कर रहे हैं 2024 की तैयारी, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल हैं। जो आज राहुल गांधी ने, जब शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत सारे सवालों को भी उन्होंने छेड़ा है। उन बातों को मीडिया के सामने उन्होंने रखा है, बहुत ही साफगोई के साथ। उनकी बातों को, उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के होस्ट थे शरद यादव। मुलाकात शरद यादव के घर पर दिल्ली में हुई है। मुलाकात के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले शरद यादव, उनको सुनते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनेंगे। देश की हालत पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। चीन और यूक्रेन, और चीन और भारत, उधर यूक्रेन और रूस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनेंगे हम कि 2024 में क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ करने वाला है विपक्ष, कैसे विपक्षी एकता को हम कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी दल हैं वो मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये भी सुनेंगे। और ये भी जानेंगे, समझेंगे कि देश की हालत कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। तो बहुत कुछ सुनना है और बहुत कुछ समझना है हमारे चारों साथियों से। आइए सबसे पहले शरद यादव को सुनते हैं। बोलिए। राहुल जी और शरद यादव जी से मुलाकात। हाँ, मुलाकात क्या बातचीत थी? मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं एक गुरु से मिलने आया था। बहुत सीखा हूँ मैं शरद यादव जी से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आज राहुल जी आए हैं यहाँ, तो मुझे बहुत ही यानी अपार हर्ष हो रहा। और कई तरह की कठिनाई थी, वो मैंने भी उनको बताई। और दूसरी देर है कि देश के मामले में मैंने चिंता की, और हम लोगों ने मैंने उनको बताया कि अब जो है वो वीकर सेक्शन जो है उसको पकड़ना ज़रूरी है, और उसमें कोई सब लोग और मैं सोचता हूँ कि उनको मैं सीख नहीं दे सकता। इतना ही सुझाव मैंने दिया कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं जो कांग्रेस के पास थे, वो फिर से उन्हीं में काम करके लाया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि वो काम जो है वो दिल से राहुल जी कर सकते हैं, इन वर्गों के लिए दिल से। अब जैसे मान लो मेरे लिए इतनी ममता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मोहब्बत मेरे प्रति न हो। सर जी, एक सवाल है। शरद यादव थोड़ा कमज़ोर जरूर दिख रहे हैं, बीमारी से उठ के आए। आप सब जानते हैं कि लंबी बीमारी थी पिछले साल, और उसके बाद अब सक्रिय राजनीति में हैं। शरद यादव की पुत्री जो हैं वो कांग्रेस में हैं, सुभाषिनी यादव। और इधर शरद यादव ने अपनी पार्टी, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि पिछले महीने ही अपनी पार्टी का विलय कर लिया है आरजेडी में, यानी कि अब शरद यादव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता से मिलते हैं,
सांसद से मिलते हैं। राहुल गांधी को लेकर के जो बातें कह रहे हैं अभी आपको हम सुना रहे थे। पहली प्रतिक्रिया लें, लेकिन उससे पहले आप लोगों के बीच आऊं उससे पहले राहुल गांधी देश के हालात पर क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई, 400 रुपए के ऊपर नींबू का रेट है, वेजिटेबल सारी 100 रुपए के ऊपर। ट्वीट पे किया है लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलत फहमी। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जो कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, कितना दम है इसमें, क्या देखते हैं आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। हालांकि बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे हैं, देश की हार्मनी की बात कर रहे हैं, नफरत फैला करके इकोनॉमी को मजबूत करने का अगर सरकार ने कुछ और तरीका अपनाया है तो उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये बातें यहाँ रख रहे हैं। बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने आगे भी कही हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया इस मुलाकात पर, शरद यादव और राहुल गांधी। राजीव जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, तो ये ऐसा नहीं कि न्यूटन की तरह उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया। वो बहुत ही पुरानी बात है और सब जानते हैं। और हमने इतिहास में देखा है कि जो जो समाज और देश इस नफरत के जाल में फंसे हैं उनका क्या हुआ है। सबसे पहला महंगाई, बेरोजगारी वो तो बाद की बात है। सबसे पहला जो हमला नफरत करती है, नफरत की राजनीति करती है, वो लोकतंत्र पर करती है। अचानक अगर पत्रकारों पे हमले बढ़ रहे हैं, अचानक अगर लोग विदेश जा रहे हैं तो उनको 11th आवर में जो है नोटिस भेजकर, सीबीआई का या ईडी का लुकआउट नोटिस भेजकर उनको रोकने का कोशिश हो रहा है, जिसमें अदालतों का इंटरवेंशन हो रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरी बात, जो शुरू में आप कह रहे थे कि अमित शाह ने हिंदी को लेकर बहुत जोर लगाया है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा बीजेपी के तमाम नेताओं से भी, जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने बच्चों को हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाएं। ये सब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मंत्रियों के बच्चे हों, और विदेशों में पढ़ रहे हैं। रोज तस्वीरें डालते हैं सोशल मीडिया पे कि आज मेरा बच्चा जो है वो हार्वर्ड में चला गया, मेरा बच्चा वाटन यूनिवर्सिटी में चला गया मैनेजमेंट करने, फोटो भी डालते हैं। तो हिंदी का प्रेम अपनी जगह है। दूसरी की जो बात मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, या अनायास उसकी तरफ से हो रहा है, कि वो अपना दायरा कम कर रही है। और मैं अगले इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको लेकर विपक्ष कैसे एक हो सकता है। दूसरी बात शरद यादव की, देखिए शरद यादव बहुत लंबी बीमारी के बाद दिखाई दिए हैं। उनकी बेटी से मैंने 20 बार शरद जी का इंटरव्यू किया है। बहुत गंभीर पॉलिटिशियन है। और जो बाइट शायद अभी आपने सुनाई नहीं है, जिसमें राहुल गांधी अपना चर्चा कर रहे थे, मैंने सुना कि किस तरीके शरद यादव से वो लंबी 3 घंटे की बातचीत उन्होंने गाड़ी के अंदर की, और ऐसी तमाम मुलाकातें राहुल गांधी करते रहे हैं। जहां तक 2024 की तैयारी का सवाल है राजीव जी,
तो इसमें अब विपक्ष को वक्त जाया नहीं करना चाहिए, एक दिन का वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। कौन से मिनिमम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कहाँ पे जो है वो एकता हो सकती है, जो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि मुश्किल है एकता, उसको रखते हैं पार्किंग लॉट में। लेकिन जो मुद्दे हैं जिन पे एकता हो सकती है, सेकुलरिज्म पे एकता हो सकती है, तो उसको सामने लाएं। और राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होगा, राष्ट्रपति का चुनाव में एक ज्वाइंट कैंडिडेट आए जिसकी चर्चा चल रही है, उसमें पता भी चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ है, और इस पर फिर आगे और चर्चा करेंगे राजीव जी आपसे। तो बात आप कह रहे हैं यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में विपक्षी एकता किस दिशा में है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष एकजुट हैं, जो कि कई बार हमने देखा है कि वो जो एकजुटता है और खासकर राष्ट्रपति चुनाव के समय वो उसमें टूट दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो समझ में आएगा। लेकिन चर्चा हम करें, भावेश जी एक बार आपके पास आना चाहूँगा, क्या कुछ इस मुलाकात से आप देखते हैं और कितनी मजबूती की तरफ विपक्ष जा सकता है, ये जरा बताइए। हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास आऊँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं इस वक्त। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब भली भांति परिचित हैं, अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए धनंजय जी जाने जाते हैं। स्वागत करता हूं धनंजय जी। सीधा आना चाहूँगा अब भावेश जी आपके पास उन्हीं सवालों के साथ कि राहुल गांधी और शरद यादव की मुलाकात, इससे पहले स्टालिन भी आए, वो उन्होंने मुलाकात की, सोनिया गांधी गई खुद, इनके जो दफ्तर का उद्घाटन हुआ यहाँ पर दिल्ली में, उसमें सोनिया गांधी गई। पब्लिक प्लेस में कम जाती हैं लेकिन सोनिया वहाँ उपस्थित थीं। तो इस साफ समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं आप भावेश जी? तैयारी चाहिए उसको लेकर। अनम्यूट कर, मेरी आवाज नहीं मिल रही। अरे यार ये आवाज मिल रही है? मैं अनम्यूट हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 2024 की तैयारी जो चल रही है, अगर देखा जाए तो विपक्ष को कई स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो कांग्रेस अगर इस पूरे विपक्ष का नेतृत्व करना चाहता है, तो कांग्रेस को अपने संगठन के अंदर कुछ ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे एक जो मैसेज है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस के अंदर कई तरह के झगड़े हैं, कोई गुट है, ये सब चीजें दुरुस्त कर लेनी पड़ेगी। और इन सब चीजों को दुरुस्त करने के बाद एक संवाद, एक मैसेज ये होना चाहिए कि हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। और उसके बाद 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संगठित प्रयास करना होगा। और ये प्रयास अभी से दिखना चाहिए। जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का अटैकिंग मोड है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरे देश में पक्ष और विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ढेर सारे लोग हैं, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां हारते हारते भारतीय जनता पार्टी ने एक करिश्मा कर दिया, 42% वोटों के साथ पिछली बार से ज्यादा वोट ले आई। तो आपको लड़ना किससे है, ये आपको पहचान रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस कहाँ है? नफरत फैलाने वाली पार्टी है। और क्या आप शांति का संदेश दे पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रति भरोसा जगा पा रहे हैं? क्या आप जिस संगठन के साथ काम कर रहे हैं वो इतना संगठित है कि इस सारी लड़ाई का मुकाबला कर सकती है? और क्या आपके अंदर विद इन अपोजिशन कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई नेतृत्व को लेकर कोई आपसी टकराव नहीं है? तो इन तमाम तरह के संदेशों के साथ अगर आएगी पार्टी, कोई भी पार्टी, वो उसका नेतृत्व कांग्रेस करे, उसका नेतृत्व कोई और करे, उसका नेतृत्व साफ ना हो, लेकिन ये मैसेज साफ हो कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए और उस देश से नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए जो लोग आए हैं सामने, वो बड़े मजबूत लोग हैं। और उनके पास देश के आगे रोड मैप क्या होगा उसके बारे में भी उनके पास एक रोड मैप है, एक नजरिया है और एक पूरा प्लान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में ये बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि
संपूर्ण विपक्ष को एक मजबूत और तेज प्रयास करने की जरूरत है। शरद यादव पुराने लीडर्स हैं, हम लोग सुन रहे थे उनको, उनकी आवाज में खनक वो गायब है, लेकिन उनके विचारों में दम है आज भी, और कह रहे हैं अगर राहुल गांधी की वो उनको अपना नेता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि जो शरद यादव ने जिस तरीके का नेतृत्व दिया है, हम लोगों ने देखा है किस तरह से मोर्चा की सरकार चल रही थी, किस तरह की उनकी भूमिका थी, किस तरह से वो एक ग्लू रखते हैं, सबको जोड़ने की ताकत रखते हैं। अगर राहुल गांधी उनके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, विपक्ष को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, शायद वो यही इशारा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं मानता हूं कि विपक्ष की लड़ाई मजबूत हो सकती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी ताकतवर हो गई है कि उसको हराया नहीं जा सकता है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार की भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, और जिस तरह का चुनाव हम लोगों ने देखा है, जिस तरह के नतीजे सामने हैं, जिस तरह के अधिकतर सीटों पर आप 70-80 सीटों पर जो गैप है सत्ताधारी पार्टी के बीच में और विपक्ष के जो जीतने वाले लोगों के बीच में, तो कितना थिन मार्जिन है। तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी अपने आप को अजय मानती जरूर है, उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति बहुत मजबूत है, उनके नेता बड़े ताकतवर हैं, उनके पास साधन संसाधन भी आज की तारीख में ज्यादा है। तो इस तमाम ताकत के बावजूद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा चेहरा उनके नाक में दम कर दिया, और आखिर में उसने अपनी सीट बढ़ा ली और उनको हारते हारते वो जीत पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश के स्तर पर 2024 के स्तर पर विपक्ष की कोशिश रंग नहीं ला सकती है। इस देश के बहुत सारे लोग इस सरकार को, नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, और अगर ये मैसेज देने में ये कामयाब हो गए कि हम इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास रोड मैप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आगे लेकिन क्या कुछ होता है, सबसे बड़ी बात जो आप दोनों कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे और अभी आप भी कह रहे हैं भावेश जी, की विपक्षी एकता की मजबूती आगे की राह जो है वो कितना आसान है वो बताएगी, यानी कितनी मजबूत है, कितना मजबूत है विपक्ष, ये आगे समझ में आएगा। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होगा वो राष्ट्रपति चुनाव का होगा। लेकिन उससे पहले जो कवायद चल रही है, जिसमें आज राहुल गांधी और शरद यादव के घर पर राहुल गांधी पहुंचे, मुलाकात हुई, मुलाकात में जो कुछ बातें हुई, एक बाइट तो हमने आपको सुनाई है। शरद यादव थोड़े कमजोर जरूर दिख रहे हैं, लंबी बीमारी के बाद उठ करके और सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत ही फिट नजर आ रहे थे, अगर आपने देखा। जो साथी बाद में आए हैं, और अभी आओ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मंजुल भारद्वाज जी के पास में, लेकिन उनसे पहले एक बार राहुल गांधी को सुनाना चाहूंगा, जिसमें वो 2024 के रोड मैप को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी 2024 को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं, फिर सीधा उस पर कमेंट्री के लिए, उस पर टिप्पणी के लिए आएंगे मंजुल भारद्वाज जी के पास में। सुनाइए जरा राहुल जी को। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं, उन सबको एक साथ आना चाहिए, और किस प्रकार आना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है और इसको डेवलप करने की जरूरत है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, चाइनीज स्टेट हैकर जो है वो पावर ब्रिज जो लद्दाख में उसको टारगेट किया, उन्होंने वहां पर मूवमेंट फिर से देखी गई है मोदी, तो क्या कहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष चाह रहा था कि डिबेट की, डिस्कशन नहीं, चाइना के मुद्दे पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होगी। यूक्रेन में, यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है, आपने सोचा यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? यूक्रेन का प्रिंसिपल यह है कि रूस कहता है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियलिटी को नहीं मानते, हम जो डोनबास रीजन है, लुगांस्क रीजन है, उसको हम यूक्रेन नहीं मानते। उस बेसिस पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आक्रमण का लक्ष्य क्या है? यूक्रेन और नेटो, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स
का जो अलायंस है उसको तोड़ने का लक्ष्य है। लॉजिक सही है। यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहा है। जैसे उधर उन्होंने कहा है लुगांस्क और डोनेस्क आपका नहीं है, चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी है। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, मगर मॉडल उधर है। वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता है, मगर सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो जब मामला खराब होगा आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। तो मंजुल जी, आप सुन रहे थे राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट सरकार नहीं कर रही है, स्वीकार करना चाहिए। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको आप स्वीकार कीजिए, वो स्वीकार नहीं कर रही है। वास्तविकता में बहुत सारी बातें हैं, न सिर्फ चीन का मसला है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर महंगाई सबसे बड़ी जो इस वक्त परेशानी का सबब है, ये भी एक वास्तविकता है। वास्तविकता में एक सबसे बड़ी बात जो है वो नफरत भी है। तो बहुत कुछ है इस देश में जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार चुप है, खामोश है, बोल नहीं रही है। हर बार कुछ नए मुद्दे के साथ सामने आती है और अगले चुनाव की तैयारी करती है। क्या लगता है आपको मंजुल जी कि हम एक ऐसे चक्र में, हम से मतलब हमारे देश की आवाम जनता, हम लोग ऐसे चक्र में फंस चुके हैं जहां हमको जो कुछ दिखाया जा रहा है, यानी हम लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, जहां हमको जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वही हम सही मान रहे हैं। एक बड़े उसमें मैं कह रहा हूँ वही सही मान रहे हैं और उसी अनुसार चल रहे हैं। राष्ट्रवाद की घुट्टी हमने ऐसे पी ली है कि हमको सब कुछ वही दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद में ही वो चीन जो अरुणाचल भी हमारा आता है और लद्दाख भी आता है, उस पर चर्चा हम नहीं करते हैं, उससे हम भागते हैं। क्या कहेंगे मंजुल जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि देश मूर्छित अवस्था में है, लेकिन क्या राहुल गांधी भी मूर्छा से जाग उठे हैं? वो अपने अभी वक्तव्य में शरद यादव जी के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि हमें आरएसएस से लड़ना है। क्या वो शरद यादव की पृष्ठभूमि भूल गए? क्या जेपी के समय में जब आरएसएस जो है हाशिए पर था और भारत में संपूर्ण क्रांति के नाम पर उसको जो राजनीतिक मान्यता आरएसएस को जेपी मूवमेंट ने दिलाई, एक बात। दूसरी बात कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उसमें शरद यादव क्या कर रहे थे? मंत्री थे कि नहीं थे? तो ये एक बुजुर्ग से मिलना, राजनीतिक नेता से मिलना, वो उसके साथ फोटो लेना, यहां तक की बात ठीक है। लेकिन अगर आरएसएस से चिन्हित करके राहुल गांधी ने ये चिन्हित किया है, तो आरएसएस क्या है और आरएसएस से लड़ने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आरएसएस से लड़ने के लिए 4 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है वर्णवाद, दूसरा बिंदु है धर्म, तीसरा बिंदु है बाजार और चौथा बिंदु है झूठ तंत्र, जो अंबानी कब्जा करके उसके चैनल सरेआम कर रहे हैं। अब इन चारों बिंदुओं पर राहुल गांधी के 3-4 अलग अलग रूप हैं। पहला रूप है कि पिछले 4 साल से वो विश्लेषण के स्तर पर सटीक बैठते हैं, बढ़िया है। हम लोग भी या आप भी रोज चर्चा करते हैं, 2 लाख तक व्यूअर है, लेकिन इलेक्शन में खड़े हो जाएं, हमारे ज्ञान की जमानत जब्त हो जाएगी। तो एक पक्ष होता है लीडर का कि विश्लेषण करना, नीति निर्धारण करना। दूसरा पक्ष होता है उस नीति निर्धारण को, उस विचार को जनमानस तक पहुंचाना, और जनमानस तक राहुल गांधी नहीं पहुंचा पा रहे। ये 15 साल का उनका एक्टिव पॉलिटिकल करियर देख लें, पहले लोकसभा एमपी बने, उसके बाद से आज तक उन्होंने केवल राजनीतिक तौर पर एक ही बात को सुलझाया है और सटीक लोगों को कम्युनिकेट करने में कामयाब हुए हैं। वो है हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है या हिंदुत्व क्या है। अब राहुल गांधी को जो एक मूर्छित अवस्था देश में है, देश में मूर्छित अवस्था क्या है? 70 साल में कुछ नहीं हुआ और लोगों ने इलेक्शन में तालियां बजाई और वोट दिया भर भर के।
आप और हम सब, इवन वोटर भी 70 साल यानी 2014 के पहले पैदा हुआ तब वोट दिया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये 70 सालों में, धन्यवाद करते हैं हम वो जेपी आंदोलन के लोगों का, लोहियावादियों का, समाजवादियों का, जिन्होंने अछूत भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार पर बिठा दिया, और न केवल बिठाया, राज किया। ऐसी घृणा कांग्रेस से करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह जो आप कह रहे हैं, जिनकी बैसाखी पकड़ के राहुल गांधी क्रांति करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को खुद अपनी मूर्छा तोड़ के बाहर आना चाहिए। और दूसरी बात कि जो परिवेश ये क्यों हो रहा है, उसको अपनी दादी से सीखना चाहिए, उसको अपने जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए, महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। वो ये सीखना चाहिए, जब जमींदारी प्रथा, आज जो है मोदी गवर्नमेंट सब जमीन बेच रही है, सब अपने दोस्तों को दे रही है, तो जमींदारी प्रथा को तोड़ने के लिए जब लैंड एक्ट या रिफॉर्म या तोड़ा गया, तब केवल सरकार का डंडा नहीं काम कर रहा था, सरकार के साथ कांग्रेस सेवा दल खड़ी थी, विनोबा भावे जी का भू आंदोलन खड़ा था। तो ये जो G20, उनको इतने बुजुर्गों से प्यार है, तो अपने G20 वालों से प्यार कर ले राहुल गांधी। वो क्या है, वो भी तो अपने कोई वकील है, कोई एक्सपर्ट है, कोई जोड़ तोड़ में है। बात असली है नेता की, नेतृत्व की, वो है जनसंपर्क। राहुल गांधी को ये सब करते हुए बहुत तत्काल भारत के ग्राम संपर्क अभियान को शुरू करने की जरूरत है। वो जाएं और लोगों को बताएं कि मेरा नाम राहुल गांधी है और मैं ये काम करना चाहता हूं। वो अपनी जो गांव की, मोहल्ले की स्पीच से जब तक नहीं जुड़ेंगे, उनको ये सीखना चाहिए कि जब जनता मूर्छा में आए तो गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी को भी उनके राजनीतिक सलाहकारों ने कहा था कि आप भारत भ्रमण कीजिए। राहुल गांधी को किसने रोका है? बहुत सारे उनके सलाहकार ये कहते हैं कि भैया आपकी जान को खतरा है, तो आपकी जान आप कौन सी बची हुई है भाई? आज जो है मेरे एरिया में, या आप अपने एरिया में देख लीजिए, विकारी संघ के 4 लोग हाफ पैंट पहने रोज सुबह सूर्योदय के समय अपने झंडे को सलामी देते हैं। कौन सा दल है जिसका व्यक्ति वहां मिल रहा है? दूसरा, इनके तंत्र से मुकाबला कौन कर रहा है? आज मूर्खता की हद है कि लोग जो है नाखून घस रहे हैं, और जिस आदमी ने नाखून घसने से बाल काले होने तक की बात की, पूरे भारत की धरोहर योग को बेच डाला, वो आज सरेआम धमकी देता है कि क्या मेरी पूंछ उखाड़ोगे? क्यों? क्योंकि एक भीड़ जो है रोज सुबह सुबह हमारे जो गार्डन है उनमें ये सब काम करती रहती है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में जान फूकनी है और कांग्रेस को जिंदा करना है, तो उनको ग्राम संपर्क अभियान शुरू करना पड़ेगा तत्काल। नहीं तो आराम से आप बैठे रहिए और देश बचेगा नहीं। देश क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि देश खड़ा है गांधी की राजनीतिक जमीन पर। वो गांधी की राजनीतिक जमीन है वर्णवाद की, मनुवाद की सत्ता के ऊपर संविधान की सत्ता। अंबेडकर वादियों को भी ये गुमान होगा, लेकिन अंबेडकर के संविधान जिसको लागू करने में नेहरू ने अपने प्राण त्याग दिए और देश की तन मन धन से लोकतंत्र खड़ा किया, आज कहां है वो अंबेडकरवादी? मैं विषय से विषांतर नहीं हो रहा हूं, मैं ये आगाह कर रहा हूं कि उसी अंबेडकर के संख्या बल के उसको लेकर के आज मोदी खिलवाड़ कर रहे हैं ना। संसद के दहलीज पे मंदिर बोलते हैं, लेकिन संसद में हर भाषण में झूठ बोलते हैं। उसके बारे में लोगों को जनसंपर्क से ही जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान करनी पड़ेगी विपक्ष को, विपक्ष का मुकाबला चुनाव जीतने और हारने का नहीं है। विपक्ष का मुकाबला जो है सरकारी नीतियों से नहीं है। विपक्ष का मुकाबला धूर्तता, छदम, धोखेबाज और पाखंड से है। और जब तक इनको वैचारिक लेवल पे, जमीनी स्तर पर नहीं आप खड़े करेंगे, तब तक ये शगुफा है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर लीजिए, संख्या आपके पास है क्या? प्रतीकात्मक आप लड़ लीजिए, शहीद हो जाइए। लेकिन गंगा में बहती हुई लाशें जब जनमानस को नहीं उद्वेलित कर सकती हैं, तो इसका मतलब मूर्छा को तोड़ने के लिए उनके बीच जाके रूबरू उनको झंझोड़ने की जरूरत है, झकझोरने की जरूरत है। ये मेरा कहना है। बाकी कैसे होगा, क्या होगा, इस पे आपका सवाल होगा, तो मैं वापस आता हूं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत ही साफगोई के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं और बातें होनी भी चाहिए और ये बात समझनी भी चाहिए पड़ेगी कि क्या कुछ करना है विपक्ष को और विपक्ष को बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसमें से थोड़ी बातें अभी आप रख रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हम लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की कवायद पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी या विपक्ष को क्या कुछ करना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। इन बातों पर आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, एक तो राहुल गांधी जो शरद जी से मिले हैं, तो एक तो शरद यादव हिंदुस्तान के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनका अपने घर में कुछ नहीं होता है लेकिन सारे देश में उनका प्रभाव होता है। तो शरद यादव जी जहाँ के रहने वाले हैं होशंगाबाद के, वहाँ उनका कुछ नहीं है लेकिन सारे देश के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बदायूं से लेके और मधेपुरा तक उनका साम्राज्य चलता है। बदायूं का नाम इसलिए दिया मैंने कि पहली बार जब मंत्री बने तो बदायूं से बने थे, हमारा गृह जिला है। और फिर मधेपुरा तक पहुंचे, लालू जी को हराया, सब बातें हुई। मंजूर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई बहुत पहले तो जो थे उनका इतिहास देखिए, इतिहास बहुत से लोगों का अच्छा बुरा हुआ करता है राजीव जी। हो सकता है कि उस समय शरद यादव समझते हो कि गैर कांग्रेसवाद जो है, जो कि एक ग्रंथि समाजवादियों की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादियों की एक ग्रंथि है गैर कांग्रेसवाद। उस गैर कांग्रेसवाद की ग्रंथि में, और ये शरद जी के साथ ही नहीं है, डॉक्टर लोहिया के साथ भी था, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी था। मधु लेमई डॉक्टर लोहिया को बार बार सचेत करते रहे कि इसमें मत फंसिए, इनके साथ समझौता मत कीजिए, लेकिन किया उन्होंने। वही जॉर्ज फर्नांडिस जो डॉक्टर लोहिया के लिए भला बुरा कह रहे थे जनसंघ के साथ समझौता करने पे, आखिर में वही जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो ध्वजवाहक हो गए फिर संघ परिवार के। तो शरद जी भी जो है वो उस लाइन पे गए और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद की जिम्मेदारी जो थी वो शरद यादव ने संभाली। लेकिन आज मुझे लगता है कि सारे समाजवादियों को एक अपराध बोध है, जो समाजवादी हैं, शरद जी समाजवादी हैं, मतलब अखिलेश यादव जैसे समाजवादी नहीं है। अब शरद जी जो है वो सच्चे समाजवादी हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। तो आज समाजवादियों को यह अपराध बोध हो रहा है कि उन्होंने पहले जो किया सिर्फ कांग्रेस की खुन्नस में या कांग्रेस के विरोध में, आज उसका नतीजा जो है देश के सामने किस रूप में है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि शरद यादव जो हैं वो विपक्षी दलों को एक करने की अच्छी रणनीतिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मुझे लगता है कि शरद यादव जो है अगर उस भूमिका में हैं कि जहाँ आज गैर कांग्रेसवाद की नहीं और आज गैर भाजपावाद की आवश्यकता है, तो पुराने गुनाहों को माफ करते हुए भी उनके साथ जो है चला जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देश के सामने जो संकट है वो इतिहास पर नजर डालने का नहीं, भविष्य का है कि भविष्य क्या होगा हमारा। इतिहास पे अगर हम लोग बहस करते रह जाएंगे तो फिर बहुत से लोगों के बहुत से इतिहास होंगे और फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मुझे याद है कि जब शरद जी जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो देवेगौड़ा जी से सवाल किया पत्रकारों ने कि शरद जी जो है वो तो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने देर कर दी, जल्दी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सीनियरिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी, उनकी हो जाएगी। तो ये गौड़ा जी का था। बाद में फिर देवेगौड़ा जी के पुत्र जो थे वो भी जाके मिल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बहुत खासतौर समाजवादी जो इस मामले में काफी कमजोर रहे हैं। दो ग्रंथियां समाजवादियों की रही हैं, एक जो है मामला उनका गैर कांग्रेसवाद और एक चीन को लेकर के जो उनकी ग्रंथि है वो रही है। लेकिन उस ग्रंथि से बाहर निकल के अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि जो देश के सामने अब संकट है, ये संकट जो है उस गैर कांग्रेसवाद और चीन का मसला और सारी ग्रंथियों से हट करके है, चूंकि संकट अब देश का है, ऐसे समय में जिसकी जो भी सेवाएं ली जा सकती है मुझे लगता है वो लेनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद जी जो अगर देश के अंदर घूमेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि वो नेता सारे देश के हैं, अपने घर में उनका कुछ नहीं है लेकिन उनका असर सारे देश में है, तो ऐसे तमाम लोगों को वो साथ लेके आ सकते हैं जो राहुल गांधी के साथ आने में हिचकिचाएंगे। उनको शरद यादव जो है इस मोर्चे के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह भूमिका जो है वो एक बनती है शरद यादव की और इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी आने वाला समय बताएगा राजीव जी कि कौन कितना क्या करता है, चूंकि विपक्ष जिस तरीके से बिखरा हुआ है और जिस तरीके से सबके अपने निजी स्वार्थ हैं, तो इसमें ये भी बड़ा संकट है कि उन निजी स्वार्थों के ऊपर किसके सामने देश और किसके सामने निजी स्वार्थ है। तो ये बड़ा एक संकट का सवाल है। ठीक है, राहुल गांधी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी के सामने कोई निजी संकट नहीं है। मुझे याद है कि 2009 के चुनाव से पहले श्री प्रकाश जायसवाल का एक बयान आया था कि राहुल गांधी जिस दिन चाहेंगे रात के 12 बजे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो राहुल गांधी अगर चाहते तो 2009 से पहले भी रात के 12 बजे प्रधानमंत्री बन सकते,
2009 में भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो राहुल गांधी संकट प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, प्रधानमंत्री उनके घर में रहें। तो राहुल गांधी जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सच्चे मन से एक प्रयास कर रहे हैं। ये हो सकता है कि उनके अपना चूंकि पारिवारिक जो कंडीशनिंग है जनता के बीच जाने से उनको उस तरीके से रोकती हो, लेकिन पूरे विपक्ष में देश भर के अंदर अगर देखा जाए तो अकेले इस समय शख्स राहुल गांधी ही है जो हर मुद्दे पर जो है वो जनता के बीच सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात सही है कि उनको पदयात्रा करनी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, खासतौर से जो अपनी पार्टी के उनके नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनको इस पे जो एक जुड़ना चाहिए कि अब समय जो है वो सड़क पर उतरने का है और जनता से सीधे संवाद करने का है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कोई इस समय नहीं रहा है। तो सब जो हम चाहते हैं कि राहुल आएंगे और प्रियंका आएंगी और आके सब ठीक कर, तो कांग्रेस के अंदर भी जो कमियां हैं उनको भी राहुल गांधी को दूर करना होगा निश्चित तौर पे। लेकिन जो संकट इस समय देश के सामने है, मुझे लगता है कि ये मुलाकात जो है दोनों की एक अच्छा रास्ता तय कर सकती है, बाकी आने वाले समय बताएगा। जी बिल्कुल, धनंजय जी आपके पास आना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप शरद यादव और राहुल गांधी का ये प्रयास जो है, क्योंकि देश की बहुत महत्वपूर्ण बात अभी तमाम हमारे चारों जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं इन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। मंजुल भारद्वाज जी जो बात रख रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जाना होगा, ग्रामीण अंचल तक जाना होगा आपको दिल्ली में बैठ करके या कुछ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठ करके और आप मिलजुल लें तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सामने जो है वो बहुत मजबूत एक ऐसी पार्टी है जिसको हराने के लिए आपको बहुत मजबूती के साथ आने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये प्रयास और जो बातें यहाँ रख रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी भी शरद यादव को लेकर के, जो कि अब ढलती उम्र के साथ एक लंबी बीमारी के साथ बाहर आए हैं, कितना कर पाएंगे ये हम सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि एक आदमी का साथ और सिर पे हाथ बहुत कुछ कहलाता है, बहुत कुछ कर देता है। इतिहास के पन्नों को ना पलटें, भविष्य को की ओर अगर देखें तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको धनंजय जी, क्योंकि आने वाला जो 2 साल है वो चुनावों से भरा हुआ है और उसमें आखिरी यानी कि 2024 वो सबसे बड़ी लड़ाई है विपक्ष के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो। देखिए, शरद यादव जो है वो झुके हुए तीर है ना, उनका गेम हो चुका है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब ऐसे समझिए कि जो वाजपेयी जी की सरकार बनी उसके बाद शरद यादव कहीं केंद्र में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने भी उनको किनारे कर दिया। अब एक और बात आती है कि रावण जब मृत्युशैया के मरने के करीब थे तो लक्ष्मण गए, राम ने कहा कि जाओ भाई सीखो उनसे कुछ गुण, तो शायद राहुल गांधी को कुछ गुण दे सके, वो गुरु मंत्र दे सके। चूंकि शरद यादव का नाम आता है इसलिए कि नीतीश और जो लालू प्रसाद यादव हैं दोनों उनके चेले रहे और दोनों को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे चाहे नीतीश कुमार रहे। तो बिहार की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, केंद्र की राजनीति में मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं शरद यादव को, लेकिन शरद यादव कुछ गुरु मंत्र तो दे ही सकते हैं, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद की जो धारा चली लोहिया के जमाने से उसके वो प्रमुख नेता रहे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी जो बात कही मंजुल ने, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लड़ रहे हैं किससे? आप लड़ रहे हैं केवल एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं जो इस देश को 90 साल में सांस्कृतिक तौर पे इस तरह से भरा है, खोखला किया है कहे या घुन की तरह काम किया है। इस देश की जो गांधी की राजनीतिक जमीन थी या जो हिंदू जब हम बात करते हैं तो हिंदू में सारे वर्ण हैं, तो कमियां उनकी अलग है, लेकिन ढेर सारी भाषा के लोग हैं, ढेर सारी परंपराओं के लोग हैं, रीति रिवाज के लोग हैं, रहन सहन वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं और सब एक साथ रहते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए देखिए कि यहाँ पे कई तरीके के नए वर्ष होते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू नव वर्ष अगर कहें तो कई तरह के नव वर्ष हैं हिंदुस्तान में, है ना। तो इनके बीच जो है जिनसे लड़ाई है आपकी, वो लड़ाई जनता के साथ आकर के खड़े होकर के, जैसे गांधी ने जनता को साथ लिया था, जब तक उस तरह से आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी जीत किसी दिल्ली में बैठे नेता के थ्रू तो हो नहीं सकती है। दिल्ली में बैठा, जैसे मंजुल जी ने कहा कि G23 के बूढ़े कहाँ चले गए, क्यों उनसे गुरु मंत्र नहीं ले रहे हैं, वो भी बड़े लोग हैं। तो राहुल गांधी ये जो कवायद कर रहे हैं इससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत फायदा होने वाला है। और अब मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी बोल चुका हूं कि जब तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, जिससे प्रियंका गांधी ने समझिए यूपी में जिस तरह से अभियान शुरू किया था, वो अभियान
खत्म नहीं होना चाहिए था, उस अभियान में पड़ाव नहीं आने चाहिए थे, वो अभियान सतत चलना चाहिए था। अगर सतत चलता, यूपी से वो बिहार घुस आते, बिहार से बंगाल जाते या दूसरे प्रदेशों में जाते, मध्य प्रदेश जाते, तो शायद बात बेहतर बनती। और जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खाली बीजेपी से नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है आरएसएस से, आपको लड़ना है जो 1947 के दौरान जो हिंदू मुस्लिम अलगाव हुआ, जो नफरत, जो जहर भरी गई, उससे लड़ना है आपको, वर्णवाद से लड़ना है आपको। तो इन मुद्दों पे लड़ने के लिए आप कांग्रेस पार्टी खाली जो है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता के तौर पे आप लड़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 10 वर्षों तक आपके पास कहीं जगह नहीं है। और नई पीढ़ी बेरोजगारी और वगैरह वगैरह की बात करते हैं, खाली नई पीढ़ी का वश में नहीं है। नई पीढ़ी में कई तरीके के लोग हैं। एक बड़ी जनसंख्या है जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं, एक बड़ी जनसंख्या है जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, एक बड़ी जनसंख्या है जिनके पास दूसरी सारी समस्याएं हैं। तो जो युवा है, जो 65% हो या 50% युवा हो, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं के बीच उनके पास जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि वो हिंदूवाद से इतने जकड़ दिए गए हैं कि तो वो जो है राहुल गांधी को लड़ने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता को वो स्थिति समझानी पड़ेगी कि भैया इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमको राजनीतिक तौर पे किस तरह से खड़ा होना है। वो राजनीतिक संगठन भी बनाना पड़ेगा, जनता के साथ संवाद करना पड़ेगा, और आप अपने आसपास जो नेता है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। प्रशांत टंडन जी, कहाँ कमी है, क्यों मुश्किल है? विपक्षी एकता जो है वो उसमें कहीं न कहीं दरार हम हमेशा देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से, और जो सामने पार्टी है इतनी मजबूती के साथ हमेशा 24 आवर्स 24/7/365 डेज देखें तो हम चुनावी मोड में ही रहते हैं। कैसे पार लगेगा अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो? देखिए, चर्चा बड़ी एकेडमिक हो जाएगी अगर मैं उस तरफ जाऊंगा कि लोकतंत्र और समाज सिर्फ चुनाव नहीं होता है। चुनाव उसका एक बहुत ज़रूरी और लेकिन एक ही हिस्सा है। तो हम अपने लोकतंत्र और समाज को बचाने की पूरी जद्दोजहद, लड़ाई और ठेका किसी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को आउटसोर्स नहीं कर सकते। अगर समाज यहाँ तक पहुँचा है कि लोग अपनी रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई और अपने सगे संबंधियों को शमशान में जगह तक न दे पाने के बाद भी अगर नफरत के हिसाब से वोट दे रहे हैं, तो ये बीमारी केवल कोई राहुल गांधी या स्टालिन या उद्धव ठाकरे नहीं इसको हैंडल कर सकते। ये हम सब का कलेक्टिव फेलियर है। इसमें एकेडमिया भी शामिल है, इसमें समाज में तमाम काम करने वाले लोग शामिल हैं, उसमें हमारे बुद्धिजीवी शामिल हैं, और मीडिया का बड़ा रोल है, और कॉरपोरेट की पूरी एक साजिश है। हमारे और साथियों ने भी इसको कहा है, कॉरपोरेट की साजिश है। आरएसएस तो 90 साल से कर रहा था, और आरएसएस के लोगों को हम भी देखते रहे लंबे समय से। लेकिन जब ये कॉरपोरेट के साथ आए, आप देखिए, जब अडवाणी जी चले थे राम मंदिर बनाने, तो उनके दाएं बाएं अंबानी अडानी नहीं थे। नरेंद्र मोदी की ताकत वहां से आती है, कॉरपोरेट ताकत है। मीडिया है वो 24 घंटे भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया, जो कि पिछली सरकारें झेलती रही हैं, चाहे वो देवगौड़ा हो, गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, वीपी सिंह हो, कोई हो, वो इंडिपेंडेंट मीडिया का सामना करते रहे हैं सारे प्रधानमंत्री। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे भी नहीं कर सकते उस तरीके के मीडिया का सामना। एक बात। दूसरी कि देखिए, जो 2024 की पृष्ठभूमि और उसकी बात हो रही है, इस देश में अगर हम एक केवल पैरामीटर लें कि कितने एमएलए हैं, तो 4034 एमएलए हैं पूरे देश में, और बीजेपी के पास 1365 एमएलए हैं। अभी ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, 50 एमएलए उनके कम हो गए, और कांग्रेस के 700 एमएलए हैं,
अब 51% यूपीए प्लस को अगर हम ले लें, जिसमें कि जो बीजेपी के मुखालिफ पार्टियां हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है, जैसे मान लीजिए टीआरएस है तेलंगाना की, उन पार्टियों को भी हम ले तो 51% एमएलए अभी इनके पास हैं। 14% एमएलए वो लोग हैं जो ना यूपीए प्लस में है, ना एनडीए में है या बीजेपी के साथ है। एनडीए तो अब रहा ही नहीं, बीजेपी ही है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये एक आजमाया जा सकता है कि कैसे जिस फ्रेमवर्क की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क इवॉल्व वहीं से होना शुरू होगा। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने आएगा, कोई नेतृत्व सामने आएगा, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनेंगी, कुछ तार कहीं जोड़े जाएंगे, एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसका मैं कहूँगा कि एक लैब टेस्ट होगा कि अपोजिशन की यूनिटी का एक मानचित्र जो है वो मैप कैसे बन रहा है। तो ये अच्छा मौका है और इसको इनकैश करना चाहिए। जहाँ तक G23, एक 30 सेकेंड में बात कह दूँ, G23 की बात आती है, मैं कई बार कह चुका हूँ, उनका झगड़ा आइडियोलॉजिकल है। राहुल गांधी से उनका झगड़ा वैचारिक है। वो 2024 तक भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, 2024 के बाद भी ऐसे ही बोलते रहेंगे। वो इलेक्शन, रिफॉर्म्स और परिवारवाद ये कोई वजह नहीं है। असली वजह वैचारिक है, और वैचारिक वजह वही है कि जिस 10 साल में जो आर्थिक उदारवाद जो चला वो उसकी तरफ है वो। राजीव जी। जी बिल्कुल, वैचारिक वजह की बात आप रख रहे हैं। विचारों की कसौटी पर राहुल गांधी को देखें तो 24 कैरेट बिल्कुल वहाँ 16 आने सही नज़र आते हैं, लेकिन विचार, और उन्हीं विचारों में राहुल गांधी कॉरपोरेट्स और उसमें भी अदानी अंबानी को घेरते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है, और अभी आप लोग कह भी रहे हैं, कि इस सरकार में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की मजबूती का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो कॉरपोरेट है, और दूसरा उसके साथ साथ मीडिया है, और वो मीडिया अब कॉरपोरेट के अधीन है। लेकिन उसी कॉरपोरेट को अगर राहुल गांधी लगातार वैचारिक तौर पर अगर निशाना उस पर साधते हैं, तो क्या लगता है, अगर इस दिशा में जाया जाए भावेश जी, तो क्या लगता है फिर तो जितनी भी कोशिश कर लें, भावेश जी, जितनी भी कोशिश कर लें, राहुल गांधी विपक्ष के नेता ही रहेंगे और सरकार इनकी ही रहेगी, मोदी साहब की। ऐसा ही फिर दिखता है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी को अगर नेतृत्व में आना है तो दिक्कत कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की समझदारी में कमी है। राहुल गांधी जो भाषण देते रहे हैं संसद में, अभी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरह के उन्होंने जवाब देते हुए जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, और आज भी जो बातें कर रहे हैं वो सेंसिबल बात कर रहे हैं। ये बात और है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कितने हजार करोड़ खर्च किए हैं, कितना नहीं, मतलब सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाकर एक आदमी का चरित्र हनन किया गया है, और इस देश की जनता ये समझ भी रही है। तो राहुल गांधी में कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि जरूरी नहीं है कि पूरा एक बहुत बड़ा ये जो बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सभी विपक्ष जब एक साथ हो जाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे, ये भी मुझे बहुत जस्टिफाइड नहीं लगता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल की लड़ाई क्या हुआ था वहां पे। ममता बनर्जी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई। वहां पे सारा वोट जो है दो तरफा हो गया। कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई, वामपंथी दलों की क्या स्थिति हो गई, पूरा वोट जो है ममता बनर्जी को लाने और मोदी को हटाने, यानी भारतीय जनता पार्टी को वहां, ये दो टुकड़े थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, यहां उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रदेश है, मुख्य तौर पे पिछले कई सालों से 3 ध्रुवीय राजनीति चलती रही है, बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या हुआ, जब मुकाबला करीब आया तो ये पूरा चुनाव 2 ध्रुवीय हो गया। नतीजा सामने है। झारखंड में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, मोदी दौरे कर रहे थे, क्या हुआ वहां पे आदिवासियों की पार्टी ने सत्ता से बेदखल कर दिया।
तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, उनके पर्याप्त कारण हैं, आपके पास पर्याप्त वजह है, पर्याप्त मुद्दे हैं जिनको मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा सकता है। कोई भी आदमी विश्वसनीयता के साथ अगर इस काम को करेगा और ये भरोसा जगाएगा कि हम जो विकास की धारा है उसको अवरुद्ध नहीं होने देंगे, बल्कि उसको और तेज करेंगे। और देश का जो टेक्सचर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको लेकर अभी चिंता हो रही है एक बड़े वर्ग में, इस चिंता को भी हम समूल नाश कर देंगे। ये अब देश में विभाजन नहीं चलेगा, ये देश गांधी का ही रहेगा। गोडसे की प्रार्थना खत्म हो जाएगी। आज भी एक यूट्यूब पर इस पे बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, ट्विटर पर एक कोई बाबा है जो कह रहे हैं कि हर जगह वो गांधी जी की मूर्ति, बहुत अपमानजनक भाषा में भी बात कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति हटानी चाहिए और गोडसे की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास विश्वसनीयता हो। आपने देखा अभी हाल के चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, एक राज्य में वहां क्यों नहीं चली भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में। तो कोई भी विश्वसनीयता के साथ अगर अपनी बात जनता के बीच में रखेगा, उसके सामने एक रोड मैप रखेगा, उसके सामने एक चेहरा रखेगा, उसके सामने साफ साफ मुद्दे रखेगा और अपने प्रति भरोसा कायम करेगा कि हमारी प्रार्थना में, हमारी ईमानदारी में, हमारी तपस्या में कहीं कोई कमी नहीं है, मोदी के शब्दों में ही कहें तो हमारी तपस्या में कहीं कोई कमी नहीं, हमें आने दीजिए, हम इन सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे, हम इस नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे, हम इस विकास की राजनीति को सही दिशा में लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल जी मंजुल भारद्वाज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पहले दौर में भी आपने रखी और अभी चल भी रही हैं। इसी कड़ी में थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए आपसे समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जितनी बातें, चाहे अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जब सरकार आई, एक सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, बाबा ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये सब छोड़ दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख आपके जेब में है, सारे जुमले हो गए तमाम। और अभी जो पिछला बीता हुआ चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जिक्र अभी हमारे साथी भावेश जी कर भी रहे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बहुत सारे नारे गढ़े गए, जिसमें कानून व्यवस्था की बात भी हुई। उसी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। इधर पंजाब की बात कर रहे थे भावेश जी, और पंजाब में ठीक है बीजेपी नहीं थी, लेकिन जो पार्टी वहां आई है वहां उस पर भी कई आरोप लग रहे हैं, बिजली की कीमत को लेकर के और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अधिकारी कहते हैं कि जिस प्रकार वादे करके चुनाव क्षेत्रीय दल या कहें तो राज्यों में लड़े जा रहे हैं और उन वादों पर खरे उतरने के लिए आप जिस प्रकार अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, उससे हमारी स्थिति भी कहीं श्रीलंका जैसी न हो जाए, इसका डर भी सता रहा है। ऐसे में जो भारत की आज दशा है, इस पर थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और फिर साथ साथ विपक्ष की बात, और विपक्ष में कौन दिखाई देता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात भावेश जी यहाँ कह रहे थे कि जो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब साथ आए तभी जीतेंगे, और बहुत 2 उदाहरण तो इन्होंने रख दिया सामने, 2 नहीं, एक उसमें बिहार का उदाहरण भी देख लें तो आरजेडी और ये दोनों साथ साथ और बहुत मजबूती के साथ वहाँ भी बिहार में भी लड़ाई हुई थी अगर विधानसभा, और उसके बाद हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, हमने और देख लिया यहाँ भी, उत्तर प्रदेश में भी देख लिया हमने, पंजाब में भी देख लिया। तो अलग अलग जगहों पे है कि आप अगर मजबूती के साथ लड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं। क्या कहेंगे? पहली बात मैं आपकी यहां से शुरू करूं कि नौकरशाहों ने मोदी को चेताया है, ये प्लांटेड न्यूज है। भारत में एक नौकरशाह ऐसा नहीं है जो मोदी को ये बात कह सके, मोदी को नकार दे सके। और केवल नौकरशाह ही नहीं, ये नौकरशाह इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लांटेड न्यूज इसलिए है कि मोदी का बड़ा खेल होगा, जहां पर जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बची हुई है उनको नकार देने के लिए, उनको बेचने के लिए उसका षड्यंत्र है। पहली बात ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि मोदी की धूर्तता और पाखंड इतना गहरा है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी पत्थर को प्रतिवादी बना करके राम भूमि का निर्णय लेते हैं, जिसपे सारे राजनीतिक दल चुप हैं। तीसरी बात,
जो भावेश ने कही कि पंजाब में देखिए कौन जीत गया, यही खेल है। और ये खेल षड्यंत्र में कह रहा हूं कि ये ईमानदारी से नहीं है, ये धूर्तता है। मनमोहन सिंह सर की सरकार को भ्रष्टाचार पर गिराने के लिए स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन में जो रा का पूर्व जासूस था, उसने पूरे नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन की, और ये आंधी नहीं गांधी है वगैरह वगैरह, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उससे पूरे मध्यम वर्ग को खड़ा किया एक साथ, और एक पूर्व सीएजी के पाखंड से जिन्होंने कहा था काल्पनिक ये कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम से इतना फायदा हो सकता था, यानी कि एक मनमोहन सिंह जो पूरी ईमानदारी से कह रहे थे कि पिछली नीलामी नहीं हुई, अभी नीलामी होनी चाहिए, उसका तथाकथित इमेजिनेटिव और भारत की पूरी राजनीतिक कौम मनमोहन सिंह के, मैं कोई मनमोहन सिंह प्रेमी नहीं हूं, उन पर अलग विश्लेषण करूंगा, पूरी की पूरी भारत की राजनीतिक कौम विरोध में तिलमिला गई, खड़ी हो गई। उसी दिन मैंने ये कहा था कि ये वर्तमान भारत की राजनीतिक कौम मर चुकी है, इसमें राजनीतिक सेंस नहीं है। सत्ता की सेंस होना अलग है, सत्ता के लिए लामबंद होना अलग है, लेकिन राजनीति बेसिकली एक नाटक हमने किया था राजगति, उसके भी एक संदर्भ लाता हूं कि राजगति की 4 संतानें हैं, उसमें से एक राजनीति है, दूसरी सत्ता है, तीसरी व्यवस्था है और चौथा राजनीतिक चरित्र है। जो हमारे पहले विद्वान साथी कह रहे थे कि एमएलए इतने 51% है, क्या उनमें वो राजनीतिक साहस है? क्या उनका राजनीतिक चरित्र है? क्या उनको ईडी का डंडा नहीं सता रहा है? क्यों नहीं एक अभियान होता है, सारे राजनीतिक जो एमएलए हैं आज सारे ईडी के सामने लाइन लगा दें कि लीजिए और हमारे ऊपर आइए और जांच कीजिए। ये दुस्साहस नहीं है उनमें। तीसरी जो बात, उससे जो भ्रष्टाचार आंदोलन से उपजी हुई जो पार्टी है, जिसके एक व्यक्ति केजरीवाल है, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, वो महा अवसरवादी सत्ता पिपासु व्यक्ति है, और वो धूर्तता आरएसएस की है, वो आरएसएस की बी टीम है। नहीं तो आप छदम देखिए, और अभी ये काल जो है ये छदम काल है। मतलब नरेंद्र मोदी सरेआम झूठ बोलते हैं, कोई उन पर एक मान आने का दावा नहीं करता, कोई राजनीतिक पार्टी ने आज तक संसद की अवमानना का नोटिस नहीं दिया कि मोदी जो है संसद में खड़े होकर भ्रमित करते हैं और असत्य बोलते हैं। नंबर 2 बात, किसी ने इस पार्टी को जो अभी पंजाब में जीत के आई है, उसका जो ये प्रमुख है, उसने क्या क्या बोला था, राजनीति बदलने आए और सत्ता पिपासु हो गए। उसके पाखंड को कौन उजागर कर रहा है? वो पंजाब में गांधी की फोटो हटा के भगत सिंह की फोटो लगा रहे हैं ना। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह नास्तिक थे। तो सत श्री अकाल या सारे अकाल तख्त बंद करवा देना केजरीवाल। और उससे ठीक जिसको कहते हैं ना 13वीं भी नहीं हुई अभी, उसके बाद गुजरात में आते हैं और बापू के चरण धोने में लग जाते हैं। इस पाखंड को कौन ललकारेगा? और इस पाखंड को जब तक हम नहीं ललकारेंगे, ये विपक्षी वेकता का झुंझुना जो है उसका कोई ठोस आधार नहीं होगा। हमारे साथी भावेश ने भी ये बात बहुत बढ़िया कही कि बंगाल में देखिए मोदी वर्सेस ममता हो गया था, तो ममता ने क्या आंख दिखाई? ममता ने कांग्रेस को गोवा में आंख दिखाई, जिसका परिणाम क्या हुआ? मोदी सत्ता में है। तो दिक्कत यह है कि आप विपक्षी एकता का जो मुख्य आधार राहुल गांधी और कांग्रेस बनना चाहते हैं, तो उनकी सारी नीतियों के साथ में चुनाव जीतने की औकात उनको बनानी पड़े। ये लोकतंत्र के संख्यात्मक बल का एक कटु सत्य है। और वो कैसे होगा? उसका उदाहरण है जनसंपर्क अभियान। क्यों मैं जनसंपर्क अभियान, ग्राम संपर्क अभियान बोल रहा हूं कि एक मोदी बोलते हैं झूठ, उसको 3 करोड़ संघी जो है 3 बोलते हैं तुरंत, फिर 3 करोड़ संघियों के 5-5 जो सिंपैथाइजर हैं, तो 15 करोड़ लोगों तक वो झूठ पहुंच जाता है। फिर उसके बाद रहा गोदी मीडिया, उस झूठ को लेके आता है। तो उस झूठ को तोड़ने का एक ही मार्ग है, और वो है आप व्यक्तिगत रूप से समय लीजिए। और यूपी की बात हम कर रहे हैं ना, यूपी में प्रियंका गांधी निकली तो लोगों ने निराश नहीं किया। उनकी चुनावी सफलता इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि संगठन नहीं है। कौन लड़ने वाला वहां जमीन पे खड़े होके? प्रियंका गांधी रैलियों में गई, रोड शो किया, पब्लिक चाहती है उनको देखना। अब ये राहुल गांधी, और दूसरा एक है, राहुल गांधी की छवि आज एक क्रेडिबल नेता की अगर बन रही है तो क्यों बन रही है? वो इसलिए कि जमीन पे उतरे, वो इसलिए कि वो हाथरस गए,
वो इसलिए कि वहां किसानों के बीच वो गई और अरेस्ट हुई, लेकिन वो वोट में क्यों तब्दील नहीं हुआ? क्योंकि वो केवल उस घटना तक सीमित रहा। राहुल गांधी को घटना तक सीमित ना होके भारत के संविधान को बचाने के लिए सम्मति का अलग जगाना होगा। और अगर ये उनको प्रयोग करना, और मैं ये कहता हूं आज भी, जिस दिन राहुल गांधी 6 महीने इस देश के भ्रमण पर निकल गए, उस दिन मोदी के पैर उखड़ जाएंगे। क्यों उखड़ जाएंगे उसका विश्लेषण आप सबने कहा है कि झूठ का राज चलता नहीं, लेकिन सच का आईना कौन दिखाए, कौन बोले जनता को? और वो जनता को बोलने के लिए आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे और उससे ही आपका संगठन मजबूत होगा। गांधी चुनावी रणनीति में नहीं थे, लेकिन गांधी को मारने की वजह ही यही है। और जो झूठ पसारा गया कि नहीं भारत के 2 टुकड़े इसलिए गांधी को मार दिया, नहीं, गांधी ने जब मनुवाद की जगह संविधान की बात की तब उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और उनकी हत्या की गई। तो इस बात को आप समझिए कि वर्णवाद, अभी आपने डिबेट की शुरुआत की थी, अमित शाह ने कहा हिंदी का मतलब नहीं है उनका। पहले वो क्या है, पहले मुसलमान दिखाएंगे, उसके बाद क्या किया, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम जो है वैश्य हो, तुम शूद्र हो। ये उनका बना बनाया प्लान है, आज का नहीं है। और नारियों की क्या अवस्था होगी जो मोदी की साड़ियां पहन के घूम रही है? वही देवदासी बनाने की प्रक्रिया है, जो मोहन भागवत बार बार चेताते रहते हैं कि अगर पत्नी सेवा नहीं करते उसको निकाल दीजिए। तो ये लड़ाई विकार और विचार की है, ये केवल सत्ता मात्र की नहीं है। फिर मैं सत्ता पे और चुनाव जीतने की बात क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि सत्ता होते हुए आप अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। नहीं तो आज देख लीजिए क्या हो रहा है सब जगह, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज अगर मोदी के ही संसद में देख लें जितने हैं, उसमें से अगर सारे कांग्रेसी वापस आ जाएं तो मोदी की सरकार आज गिर जाएगी। मोदी केवल झूठ तंत्र पे बैठा हुआ सत्ता में, और इनका लक्ष्य केवल ये है। और डेस्परेट क्यों है? आज यूपी में चुनाव जीतने के बाद भी ये क्यों माइक लेकर गांधी के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ही इस देश की एक राजनीतिक जमीन, जिससे ये पूरा देश बना है, संविधान का राज है, उसका एकमात्र आधार गांधी जी की जो राजनीतिक जमीन है वही है। इसको जो जितना देशवासी राजनीतिक दल समझ ले, उतना ही ये देश उभरेगा इस संकट से। नहीं तो फिर सदियां जो है वो क्या नाम है गवा देती रहेंगे भाई। बिल्कुल धनंजय कुमार जी, भाषा की बात अभी थोड़ी सी छेड़ी है इन्होंने, मंजुल भारद्वाज जी ने, थोड़ा उस पर चर्चा जरूर चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत में मैं भाषा को लेकर आया था और हिंदी की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी से पहले उर्दू की बात भी चली, अरबी की बात भी चली। हल्दीराम और माइकधारी लोग आजकल क्या कुछ करते हैं, आप और हम लोग बहुत अच्छी तरह से, हम और आप भी पत्रकार हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं। और उसमें जो नफरती बोल है, और इसी नफरत में एक तरफ उर्दू की बात आती है और उर्दू को लेकर के या अरबी को लेकर के नफरत, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हमारे देश के गृह मंत्री हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की बात करना या हिंदी की तरफदारी करना, हिंदी को पूरे देश में लागू करना, ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में हिंदी बोली जानी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान के समय जब राजभाषा की बात हो रही थी, हम आप अच्छी तरह से इतिहास से वाकिफ हैं, और ये था कि जहां जिस राज्य में जिस भाषा को प्रमुखता के साथ बोला जाता है उस भाषा को भी बोला जाएगा, उसमें भी कामकाज करने का अधिकार होगा। लेकिन अभी इस भाषा को लेकर के और फिर यहां पर फिर से एक तरफ भाषा के नाम पर, एक तरफ धर्म के नाम पर, एक तरफ कुछ और के नाम पर आपकी किस चीज़ को पसंदगी और नापसंदगी के नाम पर हर तरफ नफरत फैलाने की जो बात है, उन सब में राहुल गांधी का फिर से जिक्र आता है। इसलिए क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और तमाम मुद्दों पे प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आखिर एक बंदा है जो दिखता तो है और हर मुद्दे पर कुछ तो बोलता है, तो इसलिए भी राहुल गांधी, और सबसे प्रमुख विपक्षी दल है इसलिए भी राहुल गांधी का नाम आता है और उसकी तरफ देखना तो होगा ही, ये भी है। तो थोड़ा सा ये जो भाषा की बात है और फिर साथ साथ विपक्ष की बात, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भाषा की जो बात है तो नेहरू जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि ये प्रांतवाद भी उतना ही बड़ा जहर है। तो प्रांत, हमारे देश में जो प्रांत बने वो भाषाओं के आधार पर बने,
और भाषा जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जो है, उस समय गांधी अक्सर कहा करते थे कि हिंदुस्तानी भाषा होगी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी का मतलब होता है जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग अंचलों की देशज भाषाएं भी होगी, उसके अलावा उसमें उर्दू भी होगी, उसमें और दूसरी भाषाएं भी होगी। तो जब आप शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो शुद्ध हिंदी की बात करके तो जो है फिर वो कई जगह विद्रोह हो जाएगा, कई जगह विरोध हो जाएगा। और जो बंगाल में या उड़ीसा में या साउथ में, तमिलनाडु में खासकर जिस तरह से विरोध हुआ उस समय भी, जब हिंदू को लागू करने की कोशिश की गई, तो आगे भी होगी। तो आप इसको जब आप केवल हिंदी करते हैं ना तो संस्कृत में हिंदी लाते हैं और फिर वही हिंदुइज्म वाला पॉइंट आ जाता है। लेकिन ये केवल जो है वो मनुस्मृति से संचालित देश नहीं है, ये गांधी का देश है। गांधी का देश जिसमें इस देश के रहने वाले हर लोग, हर नागरिक है और उन सब का देश है। वो चाहे आदिवासी हो, दलित हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सब हो, किसी भी भाषा के लोग हैं, किसी भी परिवेश के लोग हैं, सबका ये देश है। तो वो जब तक आप हिंदुस्तानी भाषा की बात नहीं करेंगे, जैसे समझिए कि उन्होंने उर्दू की बात कही, जो आपने कहा चैनल का जिक्र किया, तो जो जिक्र किया, जो सवाल करते हैं, आप ही जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें बताइए कितने उर्दू के शब्द घुसे हुए हैं। आपका पहचानना मुश्किल है कि कौन सा शब्द उर्दू का है, कौन सा शब्द किसी और देश से आया हुआ है। क्या खाना खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, जलेबी कहां से आई है, समोसा कहां से आया है, गेहूं कहां से आया है, ये सारे शब्दों पे तो विवाद करके जब आप एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिस देश में सभी धर्म के, सभी भाषा भाषी के लोग, सभी तरीके के लोग रहते हैं, उससे अलग करके, आज तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति की देन कही जाती है, या उसका जो सूत्रवाद कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन के साथ तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाना चाहिए। तो इनको वसुधैव कुटुंबकम से क्यों परहेज है, क्यों ये झगड़ा करना चाहते हैं, क्यों ये चाहते हैं कि केवल जो है हिंदी की बात हो। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, जमाने से कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल इस दुनिया में हिंदुस्तान ही रहेगा, कि क्या इस देश में केवल हिंदी भाषा रहेगी, क्या इस दुनिया में केवल हिंदुस्तान रहेगा? तो सब मिलकर के रहेंगे। पूरी जो संस्कृति है ये केवल हिंदू संस्कृति से तो देश नहीं बना हुआ, दुनिया नहीं बनी हुई। तो भाषा की लड़ाई भी जो है वो ये इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि अगर धर्म कमजोर पड़े तो भाषा के सहारे हम जो है आगे बढ़े। तो ये तमाम जो रणनीति अपना रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा राजीव, जो अभी यहाँ चर्चा में नहीं आया है, कि इनका एजेंडा बेसिकली क्या है। द्विराष्ट्र बात जो हुआ तो ये इन्हीं का तो है। हिंदू उर्दू भी उसमें सवाल आता है, उसमें संख्या बल भी सवाल आता है कि संख्या बल और जो लोकतंत्र में भाई मुस्लिम लीग क्यों खिलाफ खड़ा हो गया कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए। क्योंकि कहा गया, सबने कहा, सावरकर ने कहा कि ये दो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, दोनों एक संस्कृति नहीं है। और संख्या बल की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई इसमें तो हमेशा हिंदू शासक बन जाएंगे, हम तो पिछड़ जाएंगे, और इसी आधार पे बना। तो आज आप वही तो साबित कर रहे हैं। आप गांधी को भले मार दिया ये कह करके कि गांधी जो है ने बंटवारा करा दिया, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये जो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, तरह तरह के नाम पे, शहरी के नाम पे, ग्रामीण के नाम पर, कौन सा नाम नहीं है जिसके नाम पर आप जो है भेद पैदा कर रहे हैं। तो भेद पैदा करने का काम आप कीजिए, गांधी को गाली दिलवाइए, उसके नाम पे राहुल गांधी को गाली दिलवाइए। और एक और बात समझिए कि ये गांधी से नहीं लड़ सके, गांधी को मारना पड़ा इनको। नेहरू से नहीं लड़ सके, चुप्पी साधे रहे। इंदिरा से नहीं लड़ सके, ये ताकतवर कब हुए? जब राहुल गांधी, जब राजीव गांधी आए सत्ता में। राजीव गांधी के बाद जो इनके कांग्रेस, देखिए जब नेहरू की भी बात करते हैं तो नेहरू के समय जो कांग्रेसी थे, ढेर सारे कांग्रेसी, वो संघ से भले जुड़े हुए नहीं थे सीधे तौर पे, लेकिन संघ की जो मान्यताएं थे, हिंदूवाद, उससे वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और नेहरू पे लगातार ये दबाव था। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, राम जन्मभूमि के विवाद, अगर उसकी जड़ में जाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें तमाम कांग्रेसी नेता शामिल थे और नेहरू किस तरह से उससे लड़े। तो राहुल गांधी को, जो नेहरू के विरोधी थे, जो गांधी के विरोधी, जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, उन सबसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये लड़ाई बहुत ताकतवर लड़ाई है। जैसा मंजुल ने कहा कि आप जो है मोदी जो संसद में बैठ के बोलते हैं, वो कई करोड़ जो है, जो संघ के जो लोग हैं, वो जाकर लेकर के जाते हैं जनता के बीच में, और फिर जो है कई गुना मल्टीप्लाई होता है। फिर चैनल जो है दुनिया भर के जो कॉर्पोरेट के जो कॉर्पोरेट को जो ताकत दी ये अपना मनमोहन सिंह ने, तो मनमोहन सिंह की ताकत से जो कॉर्पोरेट बना वो भी खिलाफ है, कांग्रेस के वो भी खिलाफ खड़ा है। तो कॉर्पोरेट खिलाफ खड़ा है। आपके जनमानस में जो
फैलाया गया है, झूठ जो फैलाया गया है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, आपकी पार्टी का संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है, तो आपको कितनी जगहों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये आसान लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई लड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार कह रहे हैं, मंजुल भी अभी यहाँ कह रहे हैं, कि जब तक आप जनता का संवाद नहीं कीजिएगा, और हम कहते हैं कि अगर 45% वोट भी अगर मिलता है मोदी जी को, तो 55% तो खिलाफ है आपके, तो वो 55% वो भले विपक्ष में बदला हुआ। देखिए, जनता विपक्ष नहीं है, पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में खड़ी हैं, वो टुकड़े टुकड़े हैं। लेकिन वो चाहे उड़ीसा की जनता हो, बंगाल की जनता हो, तमिलनाडु की जनता हो, हर प्रदेश की जनता को यह भान हो रहा है कि देश में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है, ऐसा भाव तैयार किया जा रहा है, जो देश के टुकड़े करेगा और भविष्य खतरे में दिख रहा है। ये सारी जनता को दिख रहा है। उस जनता को आप एड्रेस तो कीजिए, जो महंगाई से, जो जातिवाद से, जो धार्मिक संप्रदाय ध्रुवीकरण से जो पीड़ित हैं, जो उनको दिख रहा है, उनको तो इकट्ठा कीजिए। आप मीडिया के लोगों के, जो समझदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे आपके जैसे ढेर सारे लोग हैं, उनको तो कनेक्ट कीजिए। तो वो जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आपका, फिर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बीजेपी या मोदी जी अपने ही बोझ तले, जिसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता है, तो क्या पाप का घड़ा भरने के फूटने का इंतजार करेंगे, या आप अपना पराक्रम दिखाएंगे? तो राहुल गांधी को अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों से कनेक्ट होना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों से कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन जो बात मंजुल भारद्वाज जी कह रहे हैं वो बहुत पते की बात है, जो आप भी कह रहे हैं कि जनता से कनेक्ट होना होगा, और उस पे अभी जो कुछ कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको और मुखर होकर के, और ग्रामीण अंचल की जो बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में और गाँवों में जाना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर जो बात आप कह रहे हैं, ये बात मैं पिछले आज से नहीं 2014 से मैं भी कह रहा हूँ कि कम से कम आप तो 6 महीने की कह रहे हैं, मैं तो साल भर का कह रहा था कि कम से कम साल भर निकल जाएं और ट्रेन से यात्रा करें। हालांकि इस बीच अब कोरोना काल और बाकी तमाम चीज़ें आ गई, और ट्रेन की यात्रा अब कैसी होगी, क्या होगी, पता नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी से निकल सकते हैं, निकलें और कुछ ऐसे जगहों पे, और देश भर का एक प्लान बना करके दे। मीडिया क्यों नहीं इस पर चर्चा करे, और चर्चा तो होगी। राहुल गांधी जब आते हैं तो चर्चा होती है, इससे आप बच नहीं पाते। मीडिया वाले कहीं ना कहीं भले बड़ाई में हो या बुराई में हो, लेकिन चर्चा होती है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर जो बातें निकल के आई, बहुत महत्वपूर्ण बातें। माफ़ कीजिए अमलेंदु जी, आपसे कमेंट मैं नहीं ले पाया, एक जल्दी फटाफट एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा अमलेंदु जी। बहुत सारी बातें यहाँ हो रही थी, समय खत्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ से राहुल गांधी पहुँचते हैं शरद यादव के यहाँ, लेकिन क्या आपको उम्मीद दिखाई देती है? शरद यादव पे बहुत सारी बातें आपने की हैं, 2024 की तैयारी कहां तक? देखिए ये 2024 की तैयारियां तो हैं, लेकिन ये 2024 में तैयारियां कितनी फलीभूत होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, आरएसएस लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, मुझे लगता है कि ये लक्ष्य जो है वो ठीक है, वो तो लक्ष्य होना भी चाहिए कि आपको करना है, तैयारियों के हिसाब से करनी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यही है कि जनता को जो है आप तैयार कीजिए, जो अभी हमारे तमाम साथी इस बात को कह रहे हैं, और जनता के बीच तो जाना ही होगा। जाहिर सी बात है कि जनता के बीच भी जाएंगे और दिल्ली में बैठ के भी गोटियां सेट कर देंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि दो काम कर लिया जाए, काम दोनों ही करने होंगे। दिल्ली गोटियां सेट और जनता के बीच भी जाना होगा, तो जिसका जो काम है वो उसको उस पर लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तैयारियां ठीक हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के जरिए जाहिर सी बात है कि अभी चूंकि नहीं है इतना, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाए राष्ट्रपति चुनाव, और जीती जाएगी। वो तरीके जानते हैं जो किस तरीके से जीता जाता है, वो सारे चुनाव जीतते जा रहे हैं। लेकिन 2024 जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है जितना भी समझा जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, तब तक बहुत सी चीजें बदलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और किस तरीके से चुनाव जीते गए हैं इसकी काफी चर्चाएं सब कुछ हो रही हैं, तो वो सब अलग की बातें हैं। लेकिन 2024 तैयारियां निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और जनता के बीच जो है वो जाना चाहिए। जैसा हमने भी कहा, हमारे बाकी जनता के बीच जो है वो जाना चाहिए, वही
जी बिल्कुल, जनता के बीच की बात और मंजुल भारद्वाज जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बातें आप लोगों ने जो रखी हैं वो बातें बहुत सही रखी हैं, सटीक रखी हैं। प्रशांत टंडन जी चुपचाप आप सुन रहे हैं, समय खत्म हो चुका है प्रशांत जी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कुछ है अभी बोलने के लिए। बातें हम करेंगे और भी बातें होंगी आने वाले समय में। राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, इस पर चर्चा हम आने वाले समय में खूब करने वाले हैं, इसलिए भी क्योंकि यही एक चेहरा है जो विपक्ष में दिखाई देता है और इसके इर्द गिर्द बाकी लोग कितना इकट्ठा कर पाएंगे तमाम दूसरे दलों को, ये भी देखना होगा। आज इस कार्यक्रम को ख़त्म करूं उससे पहले आप तमाम साथी, मंजुल भारद्वाज जी आपको, धनंजय कुमार जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, और साथ में हमारे एक और साथी भावेश जी, कुमार भावेश चंद्र जी जुड़े हुए थे, उनको भी आप पांचों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, शोभा बढ़ाया आप लोगों ने और अपनी बातों को यहाँ बहुत ही साफगोई के साथ आप लोगों ने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं कि कभी सोचा न था हमने ऐसा दिन आएगा, महंगाई आसमान छुएगी और भारत देश में नफरतों का दौर चलेगा, ये कह रहे हैं मोहम्मद शरीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़हूर अहमद कह रहे हैं कि ऑल अपोजिशन लीडर्स शुड कम टुगेदर टू डिफीट आरएसएस बीजेपी, ये बहुत बड़ी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़हूर अहमद जी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, लड़ाई, पहली लड़ाई अगर विपक्ष की बात करें, हमारी नहीं विपक्ष की, वो है आरएसएस से। आरएसएस के जो हथकंडे हैं, आरएसएस के जो अपनी स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी से कैसे लड़े, ये विपक्ष को सोचना होगा। देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि फर्स्टली बैन ईवीएम देन डेमोक्रेसी विल अलाइव, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 19 लाख ईवीएम की बात अभी भी चल रही है और उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कुमुद बरुआ भी हमारे साथ हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। राम नारायण मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भट्टा परसौल जैसी यात्रा को बंद करते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी एक जीनियस और दूर अंदेशी नेता हैं, मगर अफसोस बीजेपी और गोदी मीडिया ने एक काबिल इंसान पर पप्पू का ठप्पा लगा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने विपक्ष को वोट दिया है उनके मुद्दों को विपक्ष उठा नहीं पा रहा है। और ऐसे ही सीमा खातून थैंक्स कह रही हैं, आपको भी थैंक्स, आपको धन्यवाद सीमा खातून जी। कुलविंदर सिंह कह रहे हैं कि मेरा सवाल है, जिन लोगों ने सांप्रदायिकता में बीजेपी को वोट दिया है क्या हासिल किया है? राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना सकते हैं, राहुल गांधी हनुमान भी बन सकते हैं। टॉक लॉजिकल यस ट्रू अफरोज लिख रहे हैं। हरोल्ड अलमेदा हैं हमारे साथ कुवैत से, गुड नाइट कह रहे हैं, वेरी नाइस डिबेट लिख रहे हैं। प्रमोद कुमार जिन लोगों ने विपक्ष को वोट दिया कह रहे हैं, अफरोज जी हैं, फिर कैलाश यादव हैं और नेमरन जोगपाल हैं जो कह रहे हैं विपक्ष करे तो करे क्या, कोई साथ देता ही नहीं है। लीजेंड बॉय कह रहे हैं कि गांधी पथ ही देश बचाने का इकलौता मार्ग है। दलीप कुमार का कहना है कि राहुल गांधी राजीव गांधी जी की तरह लगने लगे हैं, वैसे ही दिखने लगे हैं। अफरोज आलम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी एक जीनियस और दूरदर्शी नेता हैं। तो ऐसे तमाम साथी। अश्विन मेश्राम कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनेंगे 2024 में। और सुमेर अली भी हैं और डीपी सिंह वर्मा भी हैं, कह रहे हैं जानते हैं आप मोदी सरकार जनता पर जुल्म पे जुल्म क्यों करे जा रही है, तो सुने उन्हें पता है उनकी सरकार जनता की मेहरबानी से नहीं ईवीएम मैया की मेहरबानी से बनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, ईवीएम की बात भी बार बार आती है, आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बातों को बड़ी साफगोई के साथ रखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। जैसे टॉक लॉजिकल भी हैं, पीपल शुड लिसन राहुल गांधी लिख रहे हैं, कुलविंदर सिंह हैं हमारे साथ लगातार, अफरोज आलम है और जाकिर हुसैन भी हमारे साथ हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। देवेंद्र शर्मा हैं, कह रहे हैं कि संघियों को बोलने का मौका ज्यादा दें, आप कम बोले, साथियों को माफ करें, साथियों को बोलने का मौका ज्यादा दें, आप कम बोलें। और देवेंद्र सुरजन जी कह रहे हैं कि मंजुल जी को पहली बार सुना, काफी मायने रखती है उनकी राय। जी बिल्कुल, मंजुल जी और भी
हम इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक रंगकर्मी है मंजुल भारद्वाज जी, अपनी बातें, रंगकर्मियों की बातें, उनके विचार आप जानते हैं, बहुत साफगोई के साथ रखते हैं और वो हमारे साथ जुड़े और तमाम साथी जुड़े, बहुत ही साफगोई के साथ इन लोगों ने अपने विचार रखे। और इसलिए भी कार्यक्रम जो है वो एक अच्छा गुलदस्ता बन जाता है। अलग अलग लोगों के विचार जब आते हैं और उन विचारों को यहाँ रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करो। बहुत सारे साथी लगातार बने हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां भी हम इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं वहां से जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल शाम फिर से आपका इंतजार रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और देश दुनिया की बहुत सारी खबरें, बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर हम लगातार वीडियो बनाते हैं और हमारे चैनल पर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कमेंट भी उस पर लिख सकते हैं। तो हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को देखना मत भूलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।